हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने गाल्जी उपकरण तक पढ़ लिया था। देखिए, मैंने दो डायग्राम बनाए थे, एक जंतु कोशिका का और एक पादप कोशिका का। तो सभी जो कोशिकाएं हैं दोनों, इनमें बहुत से अंगक समान हैं। जैसे कि दोनों में केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली दोहरी परत की है, दोनों में अंतर्द्रव्यीय जालिका है, चाहे वो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका हो चाहे वो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका हो। यहाँ देखिए इसमें भी है। दोनों में ही लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है। कुछ चीज़ें हैं जो पादप कोशिका में हैं और जंतु कोशिका में नहीं है, जैसे कि हरित लवक जो है, इनकी क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। कोशिका भित्ति, मैंने आपको बताया था प्लेज्मा झिल्ली होती है कोशिका के चारों तरफ, दोनों में है प्लेज्मा झिल्ली। यहाँ पर भी देखिए प्लेज्मा झिल्ली है और यहाँ पर भी ये देखिए प्लेज्मा झिल्ली है, लेकिन इसके अंदर जो है ये बाहर वाली परत जो है कोशिका भित्ति इसमें अतिरिक्त है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। रसधानी पादप में काफ़ी बड़ी होती है वॉल्यूम में, आयतन इसका लगभग पूरी कोशिका का 50 से 90% तक रसधानी हो सकती है पादप कोशिका में। वहीं जंतु कोशिका में ना के बराबर रसधानी पाई जाती है। तो ये तीन चीज़ें जो अतिरिक्त है पादप कोशिका में। बाकी अब देखते हैं हम आगे लाइसोसोम। तो हमारा बचा हुआ जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है ये एक प्रकार का झिल्ली युक्त अंगक होता है, जिसकी एक झिल्ली होती है। और ये जो झिल्ली है, पीछे मैंने आपको बताया था कि ये झिल्ली जो है वो गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाई जाती है। गोल्जी उपकरण, यहाँ देखिए ये गोल्जी उपकरण ये अंतर्द्रव्यीय जालिका के साथ सटा होता है और अंतर्द्रव्यीय जालिका जो पदार्थों का संश्लेषण करती है, गोल्जी उपकरण उसको कोशिका के बाहर छोड़ के आना होता है या कोशिका के अंदर कहीं परिवहन करना होता है, या कई बार कुछ मटेरियल का संचयन भी करता है गोल्जी उपकरण, और मॉडिफिकेशन भी करता है, यानी रूपांतरण भी करता है। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और ये पॉइंट भी पढ़ा था कि लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है वो गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाई जाती है। अब लाइसोसोम के अंदर देखिए इस प्रकार एंजाइम होते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं काफ़ी शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम से भरी होती है। तो ये एंजाइम जो है इनको कौन बनाता है? तो इनको बनाया जाता है RER के द्वारा। RER शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। यहां पर देखिए RER ये रही, ये अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है, इसके ऊपर देखिए डॉट 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 लगे हुए हैं, ये क्या है? राइबोसोम इसके ऊपर लगे होते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो प्रोटीन कार्य एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के ही बने होते हैं और काफी शक्तिशाली होते हैं। अब लाइसोसोम के कार्य क्या है कोशिका के अंदर हम देखें तो यहाँ देखिए ये लाइसोसोम मैंने दिखाया हुआ है, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। तो इसके जो कार्य हैं, अगर कोई बाहरी पदार्थ या बाहरी कोई बाहरी जीवाणु है या कोई भोजन का कोई भाग है, या फिर जो कोशिका के जो कोशिका अंगक हैं, अन्य जो कोशिका अंगक हैं जो पुराने पड़ गए हैं, जो पुराने हैं या फिर जो अंगक मृत हो गए हैं, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है, ये मृत हो गया, ये कोशिका के अंदर चला जाएगा और ये लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा और लाइसोसोम इन सबको क्या कर देगी? पाचित कर देगी, इन सबको पाचित कर देगी। ये कोशिका के अंदर सफाई का काम करती है एक तरह से। कौन? लाइसोसोम। उसके बाद लाइसोसोम कभी कभी कुछ जो जटिल पदार्थ हैं, जो कोशिका के अंदर आ गए हैं, जटिल पदार्थ जिनका पाचन कोशिका कर नहीं पाती है, तो उनका पाचन भी लाइसोसोम कर देता है सरल पदार्थों में, तो इनको सरल पदार्थों में बदल देता है। तो लाइसोसोम जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदलने का काम भी करता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और काम है
कई बार कोशिका की जो फंक्शनिंग है, कोशिका का कार्य है, उसका जो समायोजन बिगड़ जाता है या कोशिका किसी कारणवश से मृत हो जाती है, तो मृत कोशिका शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये जो लाइसोसोम क्या करेगा, इस मृत कोशिका के, ये लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है ये वाली, ये झिल्ली फट जाती है, पूरी झिल्ली फट जाएगी, तो ये एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएगा, जिससे क्या है, ये पूरी कोशिका ही पाचित हो जाएगी। तो ये पूरी कोशिका को पाचित कर देता है, यानी कि पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। इसी कारण इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली। तो कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, यानी कि इसके कारण कोशिका अपने आप को ही खत्म कर लेती है। तो ये था लाइसोसोम। उसके बाद नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम में इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बातें देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसमें। जैसे हमने देखा था केंद्रक झिल्ली भी दोहरी झिल्ली होती है, केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली होती है ये देखिए, ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। और जो एक झिल्ली होती है इसकी वो क्या होती है, छिद्रित होती है, यानी कि उसमें छिद्र होते हैं। और जो दूसरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो वलित होती है, वलित यानी कि फोल्डेड। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ देखिए मैंने डायग्राम में दिखाया, ये देखिए अंदर वाली झिल्ली इस तरह से फोल्डेड दिखाई है, यानी कि ये इस तरह से कुछ ऐसी संरचना इसमें होती है। 2D डायग्राम में ये ऐसी दिखती है। अब ये फोल्डेड क्यों होती है, ये फोल्डेड इसलिए होती है क्योंकि इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा पैदा करना, एटीपी ऊर्जा। जो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में आता है उसके बाद जो रासायनिक क्रियाएं होती है, जो एटीपी को बनाने के लिए रासायनिक क्रियाएं होती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये फोल्डेड होती है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल उपलब्ध कराने के लिए। अब मान लीजिए आपने एक शर्ट धोई, उसको धो करके अगर आप उसको समेट के रख देंगे तो वो आसानी से नहीं सूखेगी। वहीं अगर आप उस शर्ट को फैला देंगे तो उससे क्या हुआ, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, जिससे क्या है वो जल्दी सूख जाएगी। तो आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया। वही यहाँ पर हो रहा है कि रासायनिक क्रिया होने के लिए ये क्षेत्रफल इस तरह से देखिए कितना क्षेत्रफल इसको मिल गया है। और अगर हम देखें अगर ऐसी शेप होती तो यहाँ क्षेत्रफल कम है, और यहाँ देखिए फोल्ड होने के बाद ये क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। तो इसलिए ये फोल्डेड होती है, यानी कि जो रासायनिक क्रियाएं हैं ये जो वलित है, क्यों होती है, वलित क्यों होती है, जो एटीपी क्रिया के लिए, एटीपी रासायनिक क्रियाएं हैं, इनको अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध कराने के लिए, अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध कराने के लिए ये झिल्ली क्या होती है, फोल्डेड होती है। अब जो ग्लूकोज है वो एटीपी के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगी ऊर्जा। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हिंदी में अगर लिखेंगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस रूप में होता है। और इस एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा सिक्का। और ये जो ऊर्जा है एटीपी, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इस ऊर्जा का प्रयोग देखें तो जो कोशिका में जो नए रासायनिक यौगिक बनेंगे, जो नए रासायनिक यौगिक जो बनेंगे वो इस ऊर्जा के प्रयोग से बनेंगे। और जितनी भी जो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है कोशिका में, यांत्रिक कार्य जो है उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के इस एटीपी से आएगी। और
इसकी खोज से संबंधित मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका एक वैज्ञानिक थे माइटोकॉन्ड्रिया को जिसने खोजा था, एन.आई. न्यूलिन, और इन्होंने विटामिन की खोज भी की थी एन.आई. न्यूलिन ने। और लाइसोसोम जो था उनको इसकी खोज किसने की थी? डी डवे, एक वैज्ञानिक थे डी डवे, तो इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी और माइटोकॉन्ड्रिया की एन.आई. न्यूलिन ने खोज की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो अजीब चीजें पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और इसके पास अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम, क्या आपको पता है कि राइबोसोम क्या काम करता है और कहाँ होता है? मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था, राइबोसोम जो है अंतर्द्रवी जालिका में जो ये RER है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, यहां पर पाया जाता है और कुछ मात्रा में स्वतंत्र भी पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जा रहा है और अपना डीएनए। और डीएनए कहाँ मिलता है? सामान्यतः डीएनए कोशिका के केंद्रक में होता है। हमने पढ़ा था क्रोमेटिन पदार्थ, और क्रोमेटिन पदार्थ जब कोशिका विभाजित होने लगती है तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है, इनकी गुणसूत्रों में तब्दील हो जाती है, छड़ के आकार के हो जाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो वहां हमने देखा था वो जो क्रोमेटिन पदार्थ था वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ था। और यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग से डीएनए है और राइबोसोम है। इन दोनों के कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है, कुछ मात्रा में अपना स्पेशल प्रोटीन बनाने में भी सक्षम है। तो ध्यान रखिए, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है जिसके कारण ये अपना प्रोटीन बनाने में भी सक्षम है। तो ये बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखनी है। दो झिल्ली, छिद्रित और वलित, और जो वलित झिल्ली है ये एटीपी रासायनिक क्रियाओं को अधिक क्षेत्रफल देने के लिए है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस रूप में ऊर्जा क्या है, संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये ऊर्जा काम में आती है कहाँ, रासायनिक यौगिक बनाने के लिए और यांत्रिक कार्यों के लिए जो कोशिका में होते हैं। और इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, या फिर कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिड, यानी कि लवक। और लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लास्टिड। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यहां देखिए हरित लवक, इस पर भी आएंगे। लवक पादप कोशिकाओं में है, यहां पर लिख देता हूं मैं पादप कोशिकाएं, केवल पादप कोशिकाओं में बस। और ये जो प्लास्टिड यानी कि लवक है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये संचयन का कार्य करता है। और इसका स्पेलिंग थोड़ा सा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इस तरह से होगा कुछ, ल्यूकोप्लास्ट, और ये होगा क्रोमोप्लास्ट। तो ये दो प्रकार के जो इसमें जो है प्लास्टिड होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये संचयन का काम करता है। इसके अंदर हम देखें तो प्रोटीन, तेल, इस तरह की चीजें इसमें संचित होती है। और जो ये क्रोमोप्लास्ट है इसमें कुछ वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वर्णक, जिनको इंग्लिश में हम कहेंगे पिगमेंट्स। तो कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे नारंगी रंग का पिगमेंट्स है, पीले रंग का पिगमेंट्स है, हरे रंग का पिगमेंट्स है। लेकिन हमारे जो विषय वस्तु में है वो हमें अध्ययन करना है, वो है हरे रंग का पिगमेंट। और हरे रंग के पिगमेंट यानी कि वर्णक को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के जिस भी
क्लोरोफिल जिस भी क्रोमोप्लास्ट में पाया जाएगा, ये क्लोरोफिल जिस भी क्रोमोप्लास्ट में पाया जाएगा उस क्रोमोप्लास्ट को हम नाम दे देते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरो यहां से लिया और प्लास्ट शब्द हमने यहां से लिया और क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं हम हरित लवक। ये जो लिखा है हरित लवक, ये है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। अब देखिए ये हरित लवक है, इस तरह से हरित लवक होता है। इसके अंदर कुछ मटेरियल ऐसे लिक्विड भरा होता है और कुछ इस प्रकार से सिक्के जैसी संरचनाएं होती है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो द्रव है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो ये जो तरल पदार्थ है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और ये जो सिक्के जैसी संरचना है इसको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। तो ये दो प्रकार की चीजें यहां पाई जाती है और ग्रेना के ऊपर इस तरह से डॉट डॉट टाइप की चीजें पाई जाती है, इसी को कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो मैंने यहां पे लिखा है क्लोरोफिल, तो ये ग्रेना के ऊपर मौजूद होता है, क्या, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसको कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये धातु पाई जाती है मैग्नीशियम, यानी कि Mg, मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है, ये ध्यान रखिए। तो अब देखते हैं इसका काम। तो देखिए पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पादित करता है और जो ग्लूकोज का निर्माण करता है अपने वृद्धि और विकास के लिए, तो वो हरित लवक में कैसे होती है। तो देखिए जो स्ट्रोमा है यहां पर पौधा अपने लिए जो बना रहा है वो ग्लूकोज बना रहा है, C6H12 और O6 का निर्माण हो रहा है। और जो ग्रेना में बन रहा है वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन एक उप उत्पाद है। क्या है, उपोत्पाद है, उपोत्पाद, यानी कि एक बायो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। पौधे को बनाना था ग्लूकोज, पौधे को केवल ग्लूकोज की ही जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो एक वेस्टेज की तरह छोड़ देता है ऑक्सीजन और वो जंतुओं के काम में आती है। तो जैसे पौधा क्या करेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, भूमि से क्या लेगा, जल लेगा, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12 और O6, और इससे ऑक्सीजन रिलीज होगी और कुछ जल भी वाष्पोत्सर्जित होगा। तो इसमें हम देखें तो 6 कार्बन के अणु होंगे और इसको जब बैलेंस करोगे 12 जल के अणु, और जब इसमें आउटपुट होगा तो 6 ऑक्सीजन के अणु रिलीज करेगा और 6 जल के अणु। जल भी पौधा पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जित करता है और कुछ मात्रा में इसमें ऊर्जा भी रिलीज होगी। और ये जो क्रिया है इसके द्वारा हमने देखा तो जल, ये जो है ग्लूकोज, ये क्रिया कहाँ हुई, स्ट्रोमा में हुई। और ये जो क्रिया है ये कहाँ हुई, ये ग्रेना में हुई। तो ऑक्सीजन और जल का निर्माण जो हो रहा है वो ग्रेना में हो रहा है। तो जो ग्रेना में जो हो रहा है इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको प्रकाशीय विक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय विक्रिया। तो ग्रेना में जो हो रही है, जहां ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है वहां प्रकाशीय विक्रिया होती है, और जहां ग्लूकोज बन रहा है वहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए इसको अप्रकाशीय विक्रिया कहते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं स्ट्रोमा में जो ग्लूकोज के दौरान हुई। लेकिन अप्रकाशीय विक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रकाशीय विक्रिया से बनी हुई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे को प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि उससे जो ये बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और साथ में जो ऊर्जा, इस ऊर्जा का प्रयोग करके बाद में पौधा क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। ग्रेना में ऑक्सीजन बन रही है और ये एक बायो प्रोडक्ट है, स्ट्रोमा में ग्लूकोज बन रहा है जो पौधा काम में लेगा, और इसको अप्रकाशीय विक्रिया कहते हैं, और जो ग्रेना में हो रही है उसको प्रकाशीय विक्रिया कहते हैं। और ये इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई दी। इसमें ध्यान रखिए, जो प्रकाश संश्लेषण वो सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होता है, तो वो सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में होता है। इसका आप प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे आप कोई पौधा लगाइए और उसको सूर्योदय
के समय जो प्रकाश है वो रोक दीजिए, और सूर्यास्त के टाइम भी सूर्य लाल हो जाता है तो हमें लाल दिखाई देता है, उसको भी रोक दीजिए, उसको सिर्फ दिन का प्रकाश दीजिए और उतना ही साइज का दूसरा पौधा लगाइए जिसमें बिल्कुल आप सीधा प्लेन स्थान पर रखिए और उसको दोनों प्रकाश मिलने दीजिए। देखिए कौन से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो जो सूर्योदय का प्रकाश लेगा यानी कि लाल प्रकाश लेगा वो पौधा ज़्यादा बढ़ेगा, और जो पौधा केवल दिन का यानी कि सूर्य अस्त और सूर्योदय का प्रकाश नहीं लेगा वो कम बढ़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है, तो सबसे कम हरे रंग के प्रकाश में होती है। जो हरे रंग का प्रकाश होता है उसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्लेस्टिड की एक और खासियत है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, प्लेस्टिड जो है इसको जो कोशिका का रसोई घर कहते हैं, ये यहां लिख देता हूं, क्या कहते हैं, रसोई घर, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और प्लास्टिड की एक खास बात यह है कि इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के भांति ही अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जा रहा है। राइबोसोम वैसे दो टाइप का होता है, 80S और 70S का, लेकिन यहां जो पाया जा रहा है वो 70S का है, यानी कि ये जो है कम शक्तिशाली एक राइबोसोम है, और 80S का राइबोसोम है, ये थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली राइबोसोम है। तो जो डीएनए और राइबोसोम है, अगर क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के भीतर केंद्रक के अतिरिक्त कौन सा वो स्थल है जहां पर डीएनए और राइबोसोम पाया जा रहा है, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड यानी कि हरित लवक। तो यहां पर क्या पाया जा रहा है, डीएनए और राइबोसोम पाया जा रहा है। तो ये था प्लास्टिड। उसके बाद बचता है रसधानियां। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप इसके नोट्स बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे सब घोच-पोच सा हो गया है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। चलिए मैं मिटा देता हूँ अब इसको, बाकी आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रसधानियाँ। और मैंने आपको बताया था रसधानियाँ, यहाँ देखिए ये एक रसधानी है, ये रसधानियाँ है। तो पौधों में रसधानियाँ पाई जाती है बड़ी मात्रा में, और जंतु कोशिकाओं में नाम मात्र की रसधानियाँ पाई जाती है। रसधानियों को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। तो रसधानियों का जो काम है वो क्या है, संचयन करना। ये एक संचयन कर्ता अंग है। क्या है, कोशिका का एक संचयन कर्ता अंगक है। स्टोरेज का काम करती है। और जो रसधानियां हैं इनमें जो पादप कोशिकाओं में जो मेनली होती है, पादप कोशिकाओं में ये 50% से लेकर के, और कोशिका का जो कुल वॉल्यूम है, कुल आयतन है, उसका 90% तक रसधानियां होती है। इनमें जो पदार्थ संचित होते हैं, पौधे जब विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब सर्द ऋतु आती है, जब सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता है और उनको भोजन बनाना होता है, तो इसमें जो स्टोरेज होता है, जो भी कार्बनिक अम्ल या एमिनो अम्ल, प्रोटीन वगैरह, शर्करा, ये सब जो होता है, पौधे उसका इस्तेमाल करके जो नई कलियां हैं उनको खिलाते हैं। तो रसधानियों में क्या क्या होता है, रसधानियों में कार्बनिक अम्ल होता है, और इनमें एमिनो अम्ल जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, कुछ बने बनाए प्रोटीन होते हैं, शर्करा होती है। इस तरह से ये मटेरियल इसमें भरा होता है। रसधानियां एक कोशिकीय जीवों में भी पाई जाती है। जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें भी रसधानियां पाई जाती है। और अमीबा जो है, एक कोशिकीय जीव अमीबा एक यूकेरियोटिक जीव है। मैंने आपको बताया था एक कोशिका है और वो विकसित है, केंद्रक का क्षेत्र स्पष्ट है यहाँ पे। तो अमीबा में रसधानियों का एक काम होता है कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अमीबा में, ये क्या करता है, अमीबा अपशिष्ट पदार्थों को भी ये रसधानी में स्टोर करता है, और समय आने पर इसको कोशिका से बाहर धकेल देता है। और जो इसके पास अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल, वो भी ये रसधानी में स्टोर रखता है अमीबा। तो ये था रसधानियाँ।
उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक ये बच गया कोशिका विभाजन। तो अब देखते हैं हम कोशिका विभाजन। इसके बाद ये टॉपिक जो हमारा लेसन है जीवन की मौलिक इकाई ये खत्म हो जाएगा और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे फैक्ट मैं लिख दूंगा और आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। उसका आप चाहें तो नोट्स बना लेंगे और ये समझ आपने लिया, ये वन लाइनर में मैं लिखवा दूंगा। तो अब हमको पढ़ना है कोशिका विभाजन। तो देखिए कोशिका विभाजित क्यों होती है, सबसे पहले ये समझिए कोशिका विभाजित क्यों होती है। तो कोशिका विभाजित इसलिए होती है ताकि जो शरीर है यानी कि जो बॉडी है, जो मतलब उत्तक है वो विकास कर सके, वो बढ़ सके। और जो कोशिकाएं कट फट गई है या मृत हो गई है, डेड हो गई है, उनके स्थान पर नई कोशिका भी तो चाहिए। जैसे यहाँ से अगर कट जाए तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया, अब इसको भरने के लिए तो और कोशिकाएं चाहिए। तो इसलिए तो प्रतिस्थापन के लिए यानी कि मृत कोशिकाओं के प्रतिस्थापन के लिए कोशिकाएं विभाजित होती है और वृद्धि विकास के लिए कोशिकाएं विभाजित होती है और प्रजनन के लिए भी, प्रजनन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्रजनन के लिए भी कोशिकाएं विभाजित होती है। तो देखिए कोशिका विभाजन जो है मेनली 3 प्रकार का है। एक होता है असूत्री विभाजन। क्या? असूत्री विभाजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एमिटोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं? एमिटोसिस डिवीजन। और एक जो विभाजन है उसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस डिवीजन। और तीसरे प्रकार का जो डिवीजन है उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, इनकी रिडक्शन डिवीजन, इनकी मियोसिस डिवीजन। क्या है? मियोसिस डिवीजन। तो देखिए असूत्री विभाजन जो है ये केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं, मैंने आपको बताया था 3 ही प्रकार के जीव प्रोकैरियोटिक जीव हैं। एक जीवाणु जितने बैक्टीरिया हैं, दूसरा है नील हरित शैवाल जो हम समुद्र वगैरह में देखते हैं, शैवाल जो पाए जाते हैं उनमें जो नील हरित शैवाल है वो, और एक पीपीएलओ बैक्टीरिया जिसको माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें क्या होता है मैंने बताया है, वैसे आपको फिर से बता देता हूं। जो कोशिका है उसमें क्या है, केंद्रक का क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब झिल्ली नहीं है तो कोशिका द्रव्य को कोई भी समस्या नहीं है आर पार जाने में। इनमें केंद्रिका जो होती है वो भी नहीं होती है, सिर्फ इनमें इस प्रकार से क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। और जब ये कोशिका डिवाइड होगी तो क्या होगा, ये क्रोमेटिन धागा जो है ये अलग अलग बट जाएगा, यानी आधा इसमें और आधा इसमें। और समय के साथ ये पूर्ण विभाजन होने के बाद ये पूर्ण रूप लेगा और फिर आगे डिवीजन होगा। इसी तरह से कुछ भी नया मटेरियल नहीं बन रहा है, यहाँ सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। और ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है असूत्री विभाजन। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन। सम मतलब बराबर, समसूत्री विभाजन मतलब बराबर विभाजन। तो ये जो सेल है, मुख्य सेल है, इसको क्या कहते हैं? मातृ सेल यानी कि मदर सेल। और ये जो 2 सेल है इनको कहते हैं पुत्री कोशिका। क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल। तो इसी प्रकार देखिए मिटोसिस डिवीजन में ये कोशिका है। और ये किन जीवों में होता है? जो यूकैरियोटिक जीव हैं, जैसे कि मनुष्य। सबसे अच्छा एग्जांपल मनुष्य यूकैरियोटिक जीव है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी जो भी है, बाकी सब जीव यूकैरियोटिक जीव है। अमीबा भी यूकैरियोटिक जीव है। तो इनमें कैसे होता है? इनमें स्पष्ट क्षेत्र होता है केंद्रक का। यहाँ केंद्रक काय था यानी कि न्यूक्लियोइड था, केंद्रक का क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। यहाँ पर क्या है? यूकैरियोटिक में केंद्रक का क्षेत्र स्पष्ट है। यहाँ क्रोमेटिन धागे होते हैं इस प्रकार से। और ये जब डिवाइड होगा 2 कोशिकाएं बनेंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि केंद्रक क्या करता है? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है। केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, जीन होता है, वो
कोशिका के विकास और परिपक्वन का निर्धारण करता है कि कब कोशिका मैच्योर हो गई, अब इसके डिवीजन का समय आ गया है, तो उसके बाद कोशिका डिवाइड होती है। तो उससे पहले ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी पदार्थ है उसको दोगुना कर देगा। क्या कर देगा, दोगुना। यानी कि इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। हम जानते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, तो इसमें क्या करेगा, ये 23 के 46 कर देगा, और जब ये बटेगी तो 23 इधर चले जाएंगे, 23 इधर चले जाएंगे, यानी कि 23 गुणसूत्र इनमें हो जाएंगे। 23 जोड़े, सॉरी 46 गुणसूत्र हो गए, एक जोड़े में 2 होते हैं, तो यहां पर 23 जोड़े यहां और 23 जोड़े यहां हो जाएंगे। और ये जो विभाजन है ये कौन सी कोशिकाओं में होता है, क्या जनन कोशिकाओं में होता है या कोई दूसरी कोशिकाओं में? तो ये विभाजन जो होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में। और कायिक कोशिका को कहते हैं, इसको कहते हैं कायिक कोशिका को वेजिटेटिव सेल कहते हैं। सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, क्या कहते हैं इसको, सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल। तो सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस डिवीजन होता है। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन पर यानी कि मियोसिस डिवीजन पर। यहां क्या होता है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन सबसे पहले देखिए, ये भी यूकेरियोटिक सेल में ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूकेरियोटिक सेल जैसे कि मनुष्य की सेल लेते हैं, मनुष्य में जो ये अर्धसूत्री विभाजन है इसको क्या कहते हैं, इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई दी, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, या हिंदी में कहीं तो न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। तो देखिए, मनुष्य में जो प्रजनन कोशिकाएं होती है, प्रजनन कोशिकाएं जिससे नए जीव का जनन होता है, उसमें ये डिवीजन होता है हर जीव में, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मनुष्य का। तो प्रजनन कोशिका जो मादा कोशिकाओं में होती है उनमें क्या होता है, अंडाणु। अंडाणु क्या होता है, प्रजनन कोशिका होती है, मादा युग्मक है। और नर युग्मक जो है, नर युग्मक वो क्या है, वो है शुक्राणु। इस तरह से मैंने पीछे आपको बना के दिखाया था, ये है नर युग्मक और ये क्या है, शुक्राणु। नर युग्मक है शुक्राणु, मादा युग्मक है अंडाणु। इसमें भी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, यहां पर भी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। अब ये डिवाइड होगी तो यही प्रक्रिया यहां पर क्या होगा, मटेरियल का दोगुना होगा और 2 पुत्र कोशिकाएं बनेंगी ऐसे। यहां पर भी 23 जोड़े, यहां पर भी 23 जोड़े, कोई दिक्कत नहीं। सेम केस यही होगा। यहां पर भी 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, यहां पर भी 23 जोड़े क्रोमोसोम। अब इसके बाद यहां पर भी 2 गुना हुआ है, यहां तक सब सेम है, 2 गुना, यहां भी 2 गुना था, ये प्रोसीजर अब तक सेम है। अब देखिए, अब यहां पर ये पहली स्टेज का क्या था, डिवीजन था। अब यहां क्या होगा, एक बार और डिवीजन होगा इस तरह से, यहां फिर इसके 2 भाग बन जाएंगे इस तरह से। अब यहां क्या होगा, यहां पर ये 2 गुने वाला प्रोसीजर नहीं होगा और यहां पर भी 2 गुना नहीं होगा, यहां पर भी ये डिवीजन होगा। ये जो है शुक्राणु का जो डिवीजन हुआ है, ये यहां पर 2-2 इनका, ये जो है यहां पर, तो यहां पर क्या है, 23 जोड़े थे, 23 जोड़े को जब आप आधा आधा करोगे तो क्या होगा, 11 जोड़े कंप्लीट इसमें जाएंगे और एक क्या होगा, एक गुणसूत्र अतिरिक्त इसमें जाएगा। सेम ये इन चारों में होगा, 11 + 1, 11 + 1 और 11 + 1। और ये जो 1 है आपको पता होगा, जो मादा कोशिकाएं होती है, अंडाणु कोशिका, उसमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा सेल में क्या पाए जाते हैं, मादा सेल में XX, और नर सेल में क्या पाया जाता है, XY।
तो जाहिर सी बात है ये जो एक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक्स ही होगा, यहां पर एक्स है। लेकिन ये जो नर युग्मक है यहां पर भी ऐसा ही प्रोसीजर होगा। यहां पर 23 जोड़े में से कितना होगा, 11 जोड़े कंप्लीट, उसके बाद क्या है, एक जो क्रोमोसोम बच गया वो सेम यही है, 11 प्लस 1, और ये जो 11 प्लस 1, 11 प्लस 1। अब इन शुक्राणुओं में से हम मान लेते हैं यहां ये क्रोमोसोम है, अब हमको नहीं पता, ये रेंडमली होता है, यहां ये एक्स भी हो सकता है और वाई भी। ये देखिए जो एक जोड़ा होता है एक्स वाई, हो सकता है ये एक्स हो या वाई हो, पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है। लेकिन यहां श्योर है क्योंकि एक्स एक्स ही होता है, जब ये लो चाहे आप ये लो, एक्स ही बचेगा। 11 जोड़े कंप्लीट और बचा हुआ एक्स, तो इसमें ये मान लेते हैं यहां पर ये वाई है और ये एक्स है, और ये मान लेते हैं ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, हो सकता है ये चारों ही वाई हो। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु को, कोई से भी अंडाणु को, अगर ये इसको मीट करता है तो क्या होगा, एक्स है, इधर से तो एक्स है, श्योरिटी है, इधर से क्या है वाई, तो एक्स और वाई बन जाएगा, और क्या बनेगा एक्स वाई से, नर, यानी कि इससे जन्म लेने वाला जो शिशु होगा वो क्या होगा, यानी कि नर होगा, यानी कि लड़का होगा। अब वही मान लेते हैं ये जो शुक्राणु है जिसका कि एक बचा हुआ क्रोमोसोम है वो एक्स है। अब ये चाहे इससे मीट करे, इससे या इससे, किसी से भी मीट करे, रिजल्ट क्या होगा, इधर से एक्स आ रहा है और इधर से भी एक्स आ गया, तो ये क्या है, एक्स एक्स यानी कि मादा, यानी कि होने वाला जो शिशु है वो मादा होगा, यानी कि लड़की होगी। तो ये प्रोसीजर काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जन्म लड़के का होगा या लड़की का होगा, विज्ञान कहता है कि ये बात निर्भर करती है नर युग्मक जो है, यानी कि नर क्रोमोसोम, जो ये शुक्राणु है इसके अंदर जो अतिरिक्त क्रोमोसोम है 11 जोड़े के अतिरिक्त, 11 मतलब 11 दूनी 22 क्रोमोसोम हो गए, और ये 23वां क्रोमोसोम है, ये अगर एक्स है तो जन्म होगा लड़की का, और ये अगर वाई है तो जन्म होगा लड़के का। तो ये डिपेंड करता है पुरुष पर कि उसके जो शुक्राणु में जो 23वां क्रोमोसोम है वो कौन सा है, उसके आधार पर जो बच्चा है वो लड़की या लड़का होता है। तो ये था विभाजन। अब इसको ध्यान में रखिए, मैंने तीनों विभाजन पढ़ा दिए, ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। तो अगली क्लास में मैं आपको एक वन लाइनर टाइप के एक क्लास में संक्षेप में सब कुछ बता दूंगा, जिससे कि आपको जो भी थोड़े बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम अगली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।